So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs को डिस्कस करेंगे और मैं तमाम जितने भी MCQs हैं 1 से लेकर 100 तक मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मैं समझाऊंगा भी। और उसको जो तरीका करने का होता है, आपको पता है कि जो MCQs हैं फ़िज़िक्स के वो सॉल्व करने पड़ते हैं, वो रट्टा हम नहीं लगा सकते। तो वो कैसे सॉल्व करनी है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं MCQ सॉल्व करने की, वो तमाम आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि इससे रिलेटेड जैसे भी मतलब कि आने तो इसी में से ही हैं 100 MCQs में से भी, लेकिन जैसे कभी कभी वैल्यूज़ चेंज आ जाती हैं तो मैं आपको तमाम तरीके बताऊंगा, तमाम ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप इजीली जो है अपने MCQs सॉल्व कर पाएंगे। याद रखिएगा कि जो MCQs हैं वो आपके इस पर 20% है और MCQs का जो है मेन रोल होता है। अगर MCQs गलत हो जाए तो आपकी जो पूरी परसेंटेज है ओवरऑल वो गिर जाती है। तो आपने MCQs को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना और आपने जो है अच्छे से ये समझना है, तमाम MCQs को अच्छे से समझना है ताकि आप इसकी जो तैयारी है वो आप आसानी से कर सकें। तो आए हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। फर्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट MCQ में लिखा है एब्सोल्यूट ज़ीरो कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस टेम्परेचर और ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो भाई एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है ये फ़ारेनहाइट स्केल पर ये इसकी वैल्यू क्या होती है आपने ये बताना है। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, ये फर्स्ट MCQ है और ये सॉल्व करने वाला है। तो आए मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो भाई फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो किसके बराबर होता है। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर क्या होता है, ये होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब हमने क्या करना है, हमने फ़ारेनहाइट में बताया ना कि फ़ारेनहाइट में एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी। तो उसका एक फार्मूला है, जो फ़ारेनहाइट में हम लोग टेम्परेचर फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला ये है TF = 9TC/5। तो 9/5 को जब हम लोग, और इसके साथ क्या है +32, ठीक है, ये कंप्लीट एक फार्मूला है जो है टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करने का। तो ये जो है TF एज इट इज़ आ जाएगा। 9/5 जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली क्या आता है 1.8 आता है। और बाकी जो टेम्परेचर जो हमारे पास है इसके अंदर सेंटीग्रेड के अंदर वो क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो का टेम्परेचर क्या होता है -273 इसका टेम्परेचर होता है। फिर जो है आपने क्या करना होता है +32। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर आ गया। अब जब हम लोग 1.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 273 से तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -491.4, फिर आता है हमारे पास +32। ठीक है, अब आपने 491.4 को उसके अंदर आपने प्लस करना है 32, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 460 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास क्या बना, इसका आंसर हमारे पास बना 460। ये बॉक्स थोड़ा ख़राब बन गया है। तो हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फर्स्ट MCQ का जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। तो आपने देखा भी कि वो कैसे आया है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, वो हमारे पास है द फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इफ़ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ ग्रेटर दैन। तो भाई जो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना है वो एक ही शर्त पे जो है वो टेक प्लेस करता है, या पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना पाया जाता है जब जो फोटोन की एनर्जी है वो कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। तो याद रखिएगा कि जो फिनोमिना ऑफ पेयर प्रोडक्शन है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम जो फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए, फिर ही जाकर जो पेयर प्रोडक्शन का फिनोमिना है वो टेक प्लेस करता है। तो उसका राइट आंसर है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड हमारे पास है MCQ नंबर थर्ड, लाइमन फाउंड अ सीरीज़ ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस रीजन। तो जो लाइमन है उसने जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसने कहाँ पर ये किस रीजन पर लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फाइंड की, तो उसने अल्ट्रा वायलेट रीजन में फ़ाइंड की। तो जो वेरी फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग जो है वो कौन सी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रे या पॉजिट्रॉन। तो याद रखिएगा कि जिस पार्टिकल की ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो वही जो है मोस्ट पेनिट्रेटिंग होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि
इनमें से जो गैमा रे है उसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है और इसी वजह से जो इसका राइट आंसर है वो है गैमा रे। फिर आता है हमारे पास MCQ नंबर 5th, आइसोटोप C614 इज़ मोस्टली यूज्ड इन। तो जो आइसोटोप C614 है ये मोस्टली किस चीज़ में यूज़ होता है। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मेडिकल साइंस, इंडस्ट्री, आर्कियोलॉजी या एग्रीकल्चर। तो याद रखिएगा जो आइसोटोप C है, आइसोटोप कार्बन है, तो वो जो है मोस्टली हमारे पास आर्कियोलॉजी में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द फोर्स दैट होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इज़ कॉल्ड। ऐसी फोर्स जो कि न्यूक्लियॉन्स को एक साथ होल्ड करके रखे तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये एक न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन है, द फोर्स दैट होल्ड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है, आफ्टर अल्फा डीके द न्यूक्लियस हैज़ इट्स। तो ये जो है भाई ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा और ये क्या है कि इसमें पूछा ही जा रहा है कि अल्फा डीके के बाद जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या चेंजिंग आती है। तो ये हम लोग बढ़ते हैं अंदर रजिस्टर की जानिब, अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है तो जो उसके अंदर क्या चेंजिंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल X है, ये इसका क्या आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया, ये इसका मास नंबर आ गया, ऊपर जो है वो मास नंबर होता है एरो। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल की बात कीजिए तो याद रखिएगा जो हीलियम है वो एमिट हो रहा है और हीलियम जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और मास नंबर क्या होता है 4 होता है। और बाकी ये जो फिर जब इसकी बात की जाए एटॉमिक नंबर में तो जो मास नंबर है तो वो डिक्रीज़ कितने टाइम हो जाता है, 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाता है और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनता है। तो अभी हमने वो सॉल्व मैंने आपको करवाया, तो अभी इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं कि चार्ज नंबर डिक्रीजेस बाय 4। नहीं भाई, चार्ज नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चार्ज नंबर इंक्रीजेस बाय 4, चार्ज नंबर में कोई नहीं पड़ता, तो इसलिए हम लोग नहीं देखेंगे। फिर हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन है वो है मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। तो हाँ भाई ऐसा ही है, जो A था मास नंबर था वो डिक्रीज़ हुआ था 4 टाइम्स। तो यही आपके पास जो है इसका राइट आंसर है। जब अल्फ़ा डीके होता है तो न्यूक्लियस का जो मास नंबर होता है वो 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाता है। फिर हमारे पास है MCQ नंबर 8। तो MCQ नंबर 8 में लिखा है लेज़र प्रोड्यूसेस। तो लेज़र क्या प्रोड्यूस करती है। तो ऑप्शन A इलेक्ट्रॉन बीम, अ न्यूट्रॉन बीम, अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो है अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। लेज़र जो है वो अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करती है। MCQ नंबर 9th, in order to increase the kinetic energy and ejected photoelectron there should be an increase in। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करना है किसी भी फ़ोटो इलेक्ट्रॉन के अंदर तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ जो है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो डायरेक्टली रिलेशन है वो फ्रीक्वेंसी से होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो इधर पूछा ये जा रहा है हमसे कि अगर हमें इंक्रीज़ करनी है काइनेटिक एनर्जी तो हमें क्या चीज़ बढ़ानी पड़ेगी। तो सिंपली जो आपको है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज़ द राइट आंसर। MCQ नंबर 10। तो MCQ नंबर 10 में पूछा जा रहा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज़। तो भाई ये तो साफ सीधी एक डेफिनेशन हो गई और ये डेफिनेशन जो है वो स्पेसिफिक हीट की है। ये पूरी डेफिनेशन है वो स्पेसिफिक हीट की है। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर 3 है स्पेसिफिक हीट इज़ द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 11 द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है वो क्या है। यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है ना, तो जो वाट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ओहम जो है ओहम किसका यूनिट है सबको पता है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। सेकंड पे वाट है, वाट पावर का है। एंड फोर्थ की बात की जाए एम्पेयर, तो एम्पेयर जो है वो करंट का है। तो ये तीनों अगर नहीं है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो क्या है, किलोवाट आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है वो है किलोवाट आवर और ये जो किलोवाट आवर है ये 36 एक्सपोनेंट 5 के बराबर है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये MCQ लाजमी ये भी आता है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास MCQ नंबर 12। एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज़ रेज्ड द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट टूवर्ड्स।
तो भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब टेम्परेचर जो है वो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो जो वेवलेंथ होती है कॉरिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो जो वेवलेंथ होती है वो क्या हो जाती है। तो याद रखिएगा कि ब्लैक बॉडी के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वेवलेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शॉर्टर वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फिर एमसीक्यू नंबर 13 है, द मास ऑफ फिशनेबल मटीरियल नीडेड फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन इज़ कॉल्ड। तो मास ऑफ फिशनेबल मटीरियल जो है नीडेड फॉर सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन इज़ कॉल्ड, ये भी एक डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है क्रिटिकल मास की डेफिनेशन है, तो ये भी आपने याद करनी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने वो है क्वेश्चन नंबर 14, द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ इंक्रीज्ड बाय द एमिशन ऑफ। अच्छा, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो कब इंक्रीज़ करता है। तो ये सॉल्व करने वाला है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, तो आए मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो एमसीक्यू नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें यह है कि इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ कब करेगा रेडियो एक्टिविटी में, जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ कैसे करेगा। तो जैसे पहले हमने रिएक्शन देखा था वैसे ही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग Z लिखते हैं मास नंबर और A आ गया, ठीक है। तो देखिए जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो दो केसेस होते हैं। तो भाई इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब पॉजिटिव बीटा एमिट होता है, देखिए जब पॉजिटिव बीटा एमिट होता है तो उसके नतीजे में क्या आता है, उसके नतीजे में जो न्यूक्लियस होता है उसका जो आपके पास ये देखें जो A है ये एज इट इज़ सेम रहता है, मास नंबर सेम रहता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज़ कर जाता है बाय 1। और जब आप देख सकते हैं ऐसा ही एक और रिएक्शन मैं आपको बना के दिखाऊं, तो जब आपके पास बीटा जो नेगेटिव बीटा जो है वो एमिट होता है तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या आता है, आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ कर जाता है 1 से। तो हमारे पास जो आंसर है वो यही है कि जब नेगेटिव बीटा एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। हमें पूछा भी यही गया था कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कब करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, बाय नेगेटिव बीटा पार्टिकल। तो आए हम लोग अपने एमसीक्यू की स्क्रीन की जाने बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, और जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ तब करता है जब नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो नेगेटिव बीटा पार्टिकल। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। फिर आता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भाई जो फार्मूला होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वो आपके पास होता है x डॉट डेल्टा p इज़ इक्वल टू h। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर 2, x डॉट डेल्टा p इज़ इक्वल टू h इज़ द राइट आंसर। फिर हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 16, दिस डिवाइस इज़ यूज टू मेक द पाथ ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल्स विजिबल। अच्छा, ऐसी डिवाइस जो कि आयनाइजिंग पार्टिकल का जो पाथ है, जो मतलब कि जहाँ से आयनाइजिंग पार्टिकल्स गुजरते हैं उसके वो पार्टिकल्स को विजिबल कर देता है, तो उस डिवाइस को कहा जाता है विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो ये सारे जो हैं जो टारगेट पेपर मैंने गिवन है आपको, जो टारगेट पेपर मैंने बनाया है, जितने भी उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तमाम के तमाम मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है 11 एंड सेकेंड ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से, और बाकी सर्च करने में भी आपको वो बिल्कुल भी वो मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल तकरीबन परसों जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्व टारगेट पेपर अपलोड हुआ था, और कल ही जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का टारगेट पेपर अपलोड हुआ था सॉल्व। तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक सवाल जो है वो आंसर के साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है वर्ड बाय वर्ड। तो उसके अंदर ये भी मैंने मेंशन किया था कि ऐसी डिवाइस जो कि आयनाइजिंग पार्टिकल को जो है वो विजिबल करती है, उनके पाथ को विजिबल करती है, तो वो क्या कहलाती है, उस डिवाइस का नाम क्या है, विल्सन क्लाउड चैम्बर। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन ट्रीटिंग लोकलाइज्ड कैंसरस ट्यूमर अ नैरो बीम ऑफ दिस इज़ यूज्ड। अच्छा, बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी अगर कैंसर हो, अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत अगर कैंसर के थोड़े खदशात हों बॉडी के अंदर, तो किसकी जो है वो किस लाइट की जो है वो नैरो बीम इस्तेमाल की जाती है, किस रे की नैरो बीम इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन है आपके पास अल्फ़ा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60, नहीं, ना बीटा रे होता है, ना लेज़र होता है। तो याद रखिएगा कि जो कैंसर की ट्रीटमेंट होती है स्मॉल कैंसर जो कि बॉडी के अंदर हो, तो उसके लिए क्या होता है, गैमा रेस फ्रॉम कोबाल्ट 60 आपके पास यूज़ होता है।
तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। और अगर इससे ही मिलता जुलता आ जाएगा स्किन कैंसर की बात हो तो स्किन कैंसर में याद रखिएगा कि जो अल्फ़ा रेज़ हैं वो आपके पास वो है यूज़ होती हैं स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर स्किन कैंसर की बात है तो इसका आंसर क्या होगा, अल्फ़ा होगा। लेकिन अगर बॉडी के अंदर कोई ट्रीटमेंट हो, लोकलाइज्ड कैंसर ट्यूमर हो, तो उसके लिए जो है वो गैमा रेज़ फ्रॉम कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने MCQ नंबर 18 की जानिब। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ आर ऑल्सो नोन एज, जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको ये नाम भी दिया जाता है। तो याद रखिएगा जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं उनको डोनर इम्प्योरिटीज़ भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपके पास जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर है। फिर MCQ नंबर 19 की जानिब बढ़ते हैं। तो 19 में लिखा हुआ है द सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर दैट सप्लाइज चार्ज कैरियर्स होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। अच्छा, ट्रांजिस्टर का ऐसा सेक्शन जो कि चार्ज कैरियर्स मतलब कि या होल्स या इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करे तो उसको क्या कहा जाता है। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर का चैप्टर तो उसको पता होगा। और मैंने जो सॉल्व टारगेट पेपर है उसके अंदर भी ये जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करवाया है और उसने बताया भी है कि इसका जो राइट आंसर है वो है एमिटर, जो ऐसा ट्रांजिस्टर का सेक्शन जो कि होल्स या इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करता है तो वो एमिटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 जो है आपके पास एमिटर वो इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज़ डबल्ड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम। तो भाई ये एक सॉल्व होने वाला सवाल है, ये विदाउट सॉल्व समझ नहीं आने वाली। तो आए मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ। तो MCQ नंबर 20 में मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, ठीक है। MCQ नंबर 20 में हमें ये कहा जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल कर दिया जाए तो सेल्फ़ इंडक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो सेल्फ़ इंडक्टेंस के जो दो फार्मूलाज हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो भाई जो आगे पास सेल्फ़ इंडक्टेंस है उसका पहला फार्मूला है ये एप्सिलॉन नॉट इसको कहते हैं, ई नहीं कहते, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये पहला आपके पास आ गया, पहला आपके पास वो आ गया, पहला और फार्मूला आ गया। फिर नेक्स्ट जो आपके पास फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू माइनस एल डेल्टा फाई अपॉन आपके पास क्या आएगा अपॉन डेल्टा टी। अब आपने क्या करना है, ये जो दोनों आपके पास इक्वेशंस हैं, एक सेकंड ये पेज उड़ रहा है तो मैं कॉपी रख दूँ ऊपर। अच्छा, जो दो आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं उनको आपने क्या कर लेना है, आपने इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। जब कंपेयर करेंगे तो माइनस का साइन हट जाएगा। तो n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज़ इक्वल टू l डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक हो गया। तो ये जो t है और t के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब नंबर ऑफ़ टर्न्स की बात हो रही है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने एल को ना आपने अलग कर लेना है और आपके पास फाइनल आंसर आएगा ये जो डेल्टा फाई है ये इक्वल के उस पार जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा एल इज़ इक्वल टू एन डेल्टा फाई अपॉन क्या आ जाएगा अपॉन डेल्टा, हाँ ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर डेल्टा टी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास डेल्टा आई है। तो ये गलत में से थोड़ा हो गया, यहाँ पर जो आपके पास है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी था, ठीक है। तो यहाँ पर एन डेल्टा आई आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा फाई आपके पास नीचे आ जाएगा। गलत हो गया यार सारा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, खैर कोई मसला नहीं है। यहाँ पर लिख देते हैं आपके पास जो आंसर इसका आया क्या आएगा, एल इज़ इक्वल टू एन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा फाई जो है आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इससे भाई पता क्या चलता है, कुल मिलाकर आपने बताना ये है कि भाई देखें नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाने से जो सेल्फ़ इंडक्टेंस है उस पर क्या असर पड़ता है या क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो है डायरेक्टली रिलेशन है, ना कोई साथ पावर है। तो जाहिर सी बात है कि जब नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल कर देंगे तो सेल्फ़ इंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है हमें क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमने फाइंड कर लिया है। अगर जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है उसको डबल कर देंगे तो सेल्फ़ इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल्ड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। हम MCQ नंबर 21 की जानिब बढ़ते हैं। 2 wires of resistance R1 and R2 are connected in a series in a circuit. If R1 is greater than R2 द हीटिंग वुड बी। अच्छा, 2 वायर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस है R1 और दूसरे की रेजिस्टेंस क्या है R2, और ये दोनों वायर्स जो हैं आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, एक सर्किट के सीरीज़ में कनेक्टेड है। अगर पूछा जा रहा है अगर R1 जो है रेजिस्टेंस 1 जो है
वो ग्रेटर है तो जो R2 से ग्रेटर है, अगर रेजिस्टेंस 1 R2 से ग्रेटर है तो हीटिंग किस में ज़्यादा होगी, तो याद रखिएगा जिसके अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है तो उसी के अंदर ही ज़्यादा हीटिंग भी पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर आपके पास क्या आया, मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो इसका आंसर आपके पास मोर इन R1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, दीज आर डोनर इम्प्योरिटीज़। तो डोनर इम्प्योरिटीज़ कौन सी हैं भाई, तो याद रखिएगा जिनका ताल्लुक डोनर इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक ग्रुप 5A से होता है, तो वो डोनर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि SB एंड AS जो है आर्सेनिक है, और ये SB जो है ये आपके पास ग्रुप 5A से बिलोंग करती है। तो उसका राइट आंसर जो है वो SB एंड AS है, जो कि ग्रुप नंबर 5A से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ़ m0 इज़ द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इफ़ द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज़ इक्वल टू। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि m0 अगर रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का, तो पेयर प्रोडक्शन सिर्फ़ और सिर्फ तभी पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगी जब जो मिनिमम एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की वो किसके इक्वल होगी, तो पेयर प्रोडक्शन आपके पास वो टेक प्लेस करेगी। तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है 2m0c², जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, जब उसकी एनर्जी आपके पास 2m0c² के बराबर होगी फिर ही जाकर जो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो टेक प्लेस करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है इसी टॉपिक से ही, पेयर प्रोडक्शन के टॉपिक से ही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, इन पेयर प्रोडक्शन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कंजर्व। तो भाई पेयर प्रोडक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों ट्रैवल करते हैं, और वो जब करते हैं तो वो किस चीज़ को कंजर्व करते हैं या किस चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो है वो जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो उसका राइट आंसर है आपके पास मोमेंटम, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 25, होल इन अ सेमीकंडक्टर इज़ एक्चुअली द। जो सेमीकंडक्टर के अंदर होल होता है वो असल में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर A इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड, ऑप्शन B पॉजिट्रॉन, ऑप्शन C हीलियम न्यूक्लियस, या ऑप्शन नंबर D वैकेंसी इन द वैलेंस बैंड। तो वो जो होल होता है सेमीकंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पॉजिट्रॉन भी नहीं होता, हीलियम न्यूक्लियस भी नहीं होता, बल्कि जो होल होता है वो वैकेंसी इन द वैलेंस बैंड कहलाता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है उसका जो राइट आंसर है वो है वैकेंसी इन द वैलेंस बैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ गिवन बाय। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो आपके पास जो वेरी फर्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है, जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास 1/√ε0 और म्यू नॉट। तो ये आपके पास जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर ऑफ MCQ नंबर 26। फिर बढ़ते हैं अपने MCQ नंबर 27 की जानिब। तो MCQ नंबर 27 में लिखा है अ गाइगर काउंटर कंटेन्स। गाइगर काउंटर है वो उसके अंदर क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आर्गॉन एंड अल्कोहल वेपर्स, नेक्स्ट आर्गॉन ओनली, अल्कोहल ओनली, या वाटर। तो भाई वाटर तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो आर्गॉन भी होता है इसके गाइगर काउंटर के अंदर, अल्कोहल भी होता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर A आर्गॉन एंड अल्कोहल वेपर्स। अगर मुझे उम्मीद है कि जिसने हमारा जो लेक्चर देखा है, जो टारगेट पेपर सॉल्व करवाया है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, वो उसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीज़ एक्सप्लेन की है, और उसके अंदर आपने देखा भी होगा कि आर्गॉन एंड अल्कोहल वेपर्स जो हैं वो गाइगर मिलर काउंटर जो है उसके अंदर वो पूरी डिवाइस के अंदर पाए जाते हैं। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 28, द ट्रैक फॉर्म्ड इन विल्सन क्लाउड चैम्बर ड्यू टू बीटा पार्टिकल्स इज़। अच्छा, जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है उसके अंदर जो ट्रैक पाए जाते हैं बीटा पार्टिकल्स की वजह से, तो वो कौन से होते हैं। देखिए बीटा पार्टिकल्स की वजह से कौन से होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल के लिए जो ट्रैक है वो अलग होता है, बीटा पार्टिकल के लिए अलग होता है, और जो गैमा रेज होती हैं उनके लिए जो वो जो होता है ट्रैक होता है वो डिफरेंट होता है। तो तीनों कंडीशंस डिफरेंट हैं। तो आइए मैं आपको रजिस्टर पे समझाता हूँ कि कैसे कैसे जो ट्रैक है वो डिफरेंट है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर तो आया हुआ ना कि बीटा पार्टिकल में कौन कौन से होते हैं ट्रैक, तो इसमें यह है कि मैं आपको इस तीनों के समझा दूँगा। तो इनमें से अगर कोई सा भी आ जाए, अल्फ़ा पार्टिकल के लिए आ जाए या बीटा के लिए आ जाए या गैमा के लिए आ जाए, तो जो तमाम है वो आप सॉल्व करने के काबिल हो सकें। अच्छा, अगर बात हो अल्फ़ा पार्टिकल्स की,
तो अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए जो ट्रैक होता है, जो एमिटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए होता है थिक होता है, ठीक है, वो होता है थिक। एक होता है ट्रैक होता है ऐसे, जैसे मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ, एक थिक ट्रैक होता है। और जब हम लोग बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स की, तो वो क्या होता है, नैरो एंड ब्रोकन लाइंस होती हैं, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स में जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनका पाथ जो हम लोग देखते हैं वो ऐसी नैरो एंड ब्रोकन लाइंस होती हैं। लेकिन जब हम लोग गैमा रे की बात की जाए तो वो स्कैटर्ड डॉट्स होते हैं, बिखरे हुए डॉट्स होते हैं, उनका कोई भी एक जो है वो पाथ नहीं होता, बल्कि वो अलग अलग पाथ में घूमते हैं। तो ये जो है, ये हमने किसकी बात की, अल्फ़ा पार्टिकल की बात की। यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा पार्टिकल। और ये सेकंड वाली जो है, ये हमने बीटा की बात की, बीटा पार्टिकल की बात की। एंड जो नेक्स्ट है आपके पास, वो हमने किस चीज़ की बात की, जो स्कैटर्ड डॉट्स हैं, ये हमने बात की गैमा रेस की बात की। तो एक बार फिर बता दूं, जो अल्फ़ा पार्टिकल है उनके पास थिक एंड इसमें थिक आपके पास थिक लाइन होती है, थिक पाथ होता है। और जब बीटा की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास नैरो और ब्रोकन लाइंस होती हैं। जब गैमा की बात की जाए तो आपके पास स्कैटर्ड डॉट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बीटा पार्टिकल्स के लिए हो रही है। तो बीटा पार्टिकल के लिए जो ट्रैक होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो कौन सा होता है, थिन एंड ब्रोकन लाइंस होता है। अगर यहाँ पर गैमा की बात आती तो गैमा के लिए स्कैटर्ड डॉट्स पे क्लिक करते। और अगर बात आती उसकी अल्फ़ा रेस के बारे में बात आती तो फिर किस पर टिक करते, एट थिक एंड कंटिन्यूस लाइन। तो तीनों मैंने आपको जो है वो बता दी हैं, तीनों कंडीशंस। इसमें से कोई भी अगर कंडीशन आ जाती है तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 29। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ कॉल्ड इनर्शियल इफ़ इट इज़। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो इनर्शियल कब कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जब वो रोटेटरी हो, फिर ऑप्शन नंबर बी जब वो एक्सेलरेटेड हो, वाइब्रेटरी हो, या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो याद रखिएगा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल उस वक्त कहलाता है जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज़ द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है जो है MCQ नंबर 30 है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन H12 इज़ 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी। तो ये एक सॉल्व करवाने वाला आपके पास सवाल है, ये सॉल्व होगा। तो आइए मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको जो ड्यूट्रॉन दिया है वो क्या दिया है, H12 दिया है, ठीक है। तो ये जो ऊपर 2 है ये इसका न्यूक्लियन है। और इसमें ये पूछा जा रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है इस वाले सवाल के अंदर। तो इसके अंदर आपने एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। तो इसका ये है कि जो एनर्जी है वो उसके साथ आपने क्या करना है, न्यूक्लियन को डिवाइड करना है। तो उसके अंदर जो आपके पास वो था क्वेश्चन था MCQ, उसके अंदर आपको बताया था कि 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी एनर्जी है। तो उसको हमने न्यूक्लियन का डिवाइड कर दिया। न्यूक्लियन जो है वो आपके पास ये है मेंशन है। तो न्यूक्लियन क्या है, 2 है आपके पास। तो जब हम लोग 23/2 को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसके पास आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 11.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस वाले जो MCQ का आपके पास आंसर आता है वो क्या आता है, 11.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपके पास जो राइट आंसर है वो है 11.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब। तो MCQ नंबर 31 है, द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज़। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है, चारों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो इसके आपका जो राइट ऑप्शन है वो है लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके पास इसका राइट आंसर है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। लैम्डा जो वेवलेंथ है और बाकी ये जो H है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, फिर मास एंड वेलोसिटी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mv जो है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का आपके पास फार्मूला है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की जानिब। तो नेक्स्ट MCQ में पूछा जा रहा है MCQ नंबर 32 में, इन अ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़। अच्छा भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ये आपके पास MCQ है दो तरह से आ सकता है। इसमें पूछा ये जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के दरमियान जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, तो वो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर मैं आपको बता दूँ तो इसका आंसर है आपके पास के नैरो, ठीक है। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो आपके पास एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, नैरो होता है। और अगर ये सवाल पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो एनर्जी गैप होता है उसको कहते क्या हैं,
तो इसका जो आपके पास आंसर है वो होता है फॉरबिडन गैप। मैंने आपको जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए हैं उसके अंदर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको बताई है और पेपर में आती भी है। तो अगर पूछा जाए कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो गैप पाया जाता है, जो एनर्जी गैप पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, तो आपने सिंपली फॉरबिडन गैप पर आपने टिक करना होगा। देखिए मैं आपको देखे करवा तो 100 MCQs रहा हूँ कि उसके साथ साथ मैं आपको काफ़ी सारी ट्रिक्स बता रहा हूँ और उससे मिलते जुलते भी अगर आ जाएँ MCQs तो इससे ये है कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इस मतलब 100 तो आप कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा भी कोई घुमा फिरा कर आते हैं, इसलिए मैं आपको सारी ट्रिक्स भी इसके अंदर बता रहा हूँ और ये आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर ये आपने 100 जो MCQs हैं आपने कर लिए याद तो आप 100% जो MCQs अटैम्प्ट करने के लायक हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 33। इफ़ द कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ वायर देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन विल बी। तो भाई इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर जो कन्वेंशनल करंट है वो फ्लो कैसे कर रहा है टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे को फ्लो कर रहा है किसी भी वायर के अंदर, तो उसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो ये भी सॉल्व करने वाला है। देखिए सॉल्व तो नहीं होगा, एक तरह से आपको समझाना पड़ेगा, तो आपको स्क्रीन के सामने लेके जाकर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या कहा जा रहा है, MCQ के अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो करंट है वो टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा है, मतलब कि जो करंट है वो नीचे की जानिब, जैसे ये पेज है ना, ये नीचे की जानिब जो है वो करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके अंदर जो है वो राइट हैंड रूल लगता है। अब करंट टॉप टू बॉटम जा रहा है तो देखिए ये मेरा जो, मैं आपको थोड़ा जूम आउट कर दूँ, देखिए ये मेरा जो है ना ये हाथ है, मैं नीचे को किया हुआ है और जो मेरी फिंगर्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रही हैं। और ये जो डायरेक्शन है, देखिए मेरा राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड है मेरा, अगर ऊपर की डायरेक्शन में जाता ना, अगर ऊपर की डायरेक्शन में जाता करंट, अगर ऊपर की डायरेक्शन में जाता, देखिए थंब जो है मेरे ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, तो इधर को जाता तो ये जो क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। ये जो मेरा हाथ की जो फिंगर्स हैं जो कर्व हो रही हैं, तो वो क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज आ रही हैं। तो अगर आपके पास MCQ होता कि अगर जो करंट है वो बॉटम से ऊपर को जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अभी हमारे पास कंडीशन ये है, हमें बोला ये जा रहा है कि आपके पास जो करंट है वो टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे को जा रहा है करंट। तो आपने जो अंगूठा है सिंपली पेपर की तरफ करना है और अपनी जो अपने फिंगर्स हैं उसको कर्व करना है। जब आप कर्व करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज जो है वो टर्न करेंगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास वो क्लॉकवाइज होगा। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर है वो है क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर 4 क्लॉकवाइज इज़ द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 34। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी होगा, तो याद रखिएगा कि उसके लिए एक हाई रेजिस्टेंस चाहिए होती है और जो गैल्वेनोमीटर है वो हाई रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ इज़ द राइट आंसर। दो कंडीशंस होती हैं अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको हाई रेजिस्टेंस चाहिए और प्लस वो सीरीज़ में कनेक्ट हो। ठीक है, इसका तो ये आपके पास आंसर हो गया, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। लेकिन अगर इसकी जगह ये आ जाता है MCQ, अगर ऐसा आ जाए टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर, अगर गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए दो कंडीशंस है। उसके अंदर लो रेजिस्टेंस चाहिए और वो जो रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट हो, जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 लिखा है, जो लास्ट ऑप्शन है, अ लो वैल्यू रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर यहाँ पर होता है ना टू कन्वर्ट, अगर आपके पास जो क्वेश्चन होता है कि गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट कैसे करना है, तो अभी जो लास्ट ऑप्शन है इस पर टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर वोल्ट मीटर लिखा है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो है आपके पास जो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़, तो ये आपके पास इसका राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 35। दिस वन इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए कौन सा जो एलिमेंट है वो एज अ फ्यूल जो है वो काम करता है। तो इसका बड़ा आसान सा आंसर मुझे उम्मीद है सबको पता होगा, तो ये जाहिर सी बात है यूरेनियम है। यूरेनियम 92 एंड 235 जो है इसका राइट आंसर है। यूरेनियम जो है वो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए एज अ फ्यूल काम करता है। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 36। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज़ 1600 ईयर्स। आफ्टर 6400 ईयर्स द सैंपल ऑफ सर्वाइविंग रेडियम विल बी इट्स। तो ये भी भाई आपको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, तो आइए मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। तो MCQ नंबर 36 फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क कर लेते हैं। तो MCQ नंबर 36 के अंदर
आपको ये बताया जा रहा है कि जो आगे पास जो आपने करना क्या है, आपने जो हाफ लाइफ है उसको नंबर ऑफ टर्न्स आपने डिटरमाइन करने हैं। तो याद रखिएगा जो उसका फार्मूला है वो है n इज़ इक्वल टू, आपको जो टोटल जो टाइम दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो लिखना है, 6400 आपको ईयर्स दिए गए हैं, और जो इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो आपको कितनी दी गई है, 1600 दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई और ये जो है 0 से जो है कट जाएगा, और इसका जो आपके पास जो आंसर आएगा फाइनली वो क्या आएगा, 4। तो सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि जो एलिमेंट है ये कितनी हाफ लाइफ कंप्लीट कर रहा है, ये कर रहा है 4 हाफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई पहली हाफ लाइफ के अंदर जो अगर फॉर एग्जांपल m है तो फर्स्ट हाफ लाइफ के अंदर ये क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, ठीक है, 4 हाफ लाइफ है ना। और फिर दूसरी अगर हाफ लाइफ हम लोग देखें, दूसरी हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, m/4 हो जाएगा। तीसरी हाफ लाइफ में क्या होगा, m/8 हो जाएगा। एंड फाइनली जब चौथी इसकी हाफ लाइफ आएगी तो उसके अंदर इसका जो आंसर क्या आएगा वो आएगा m/16। तो इसका राइट आंसर जो आपके सामने आता है वो आता है 1/16 इज़ द राइट आंसर ऑफ MCQ नंबर 36। तो भाई 6400 ईयर्स के बाद जो सैंपल है रेडियम का वो सर्वाइव कितना करेगा, 1/16 टाइम जो है वो उसकी सर्वाइविंग लिमिट होगी। अभी हमने ये पूरा सॉल्व किया। अब हम लोग बढ़ते हैं MCQ नंबर 37 की जानिब। तो MCQ नंबर 37 में लिखा गया है कि द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज़ इंक्रीज्ड बाय। तो जो सेंसिटिविटी है ऑफ गैल्वेनोमीटर उसका जो फार्मूला है उसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो जो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर है उससे सेंसिटिविटी का जो फार्मूला है वो आपके पास है S = BNA/C है जो इसका वो फार्मूला है। तो भाई सेंसिटिविटी जो है वो कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, B जो है ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन ऑल्सो बी इंक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हमने इसको सॉल्व किया कि जो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर है जब हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ द राइट आंसर। फिर MCQ नंबर 38 की जाने बढ़ते हैं। MCQ नंबर 38 में लिखा है इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट एक्सीड्स दैन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट देन दिस विल अकर। तो भाई ये जो इसमें ये लिखा है कि अगर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, तो ये अकर होता है। तो ये जो है टोटली डेफिनेशन है ये, और डेफिनेशन है ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की, कि जब इलेक्ट्रॉन्स का जब एक्साइटेड स्टेट में तादाद ज़्यादा हो जाती है तो उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ द राइट आंसर। तो MCQ नंबर 39 की जाने बढ़ते हैं। 39 में लिखा है इन लेज़र द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल स्टेट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो लेज़र है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो लेज़र लाइट होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है। तो भाई मेटास्टेबल स्टेट के अंदर तो मैं आपको बता दूं कि मेटास्टेबल स्टेट के अंदर इसका आंसर जो है वो है एक्सपोनेंट -3 सेकेंड। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं हुई है इस MCQ की, क्योंकि ये जो MCQ है ये 3 मुख्तलिफ तरह से पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कि लाइफ टाइम जो इलेक्ट्रॉन का है वो एक्साइटेड स्टेट में कितना होता है लेज़र के अंदर, तो याद रखिएगा जो एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर जो लाइफ टाइम होता है वो एक्सपोनेंट -8 सेकेंड होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है लाइफ टाइम इलेक्ट्रॉन का। और अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए, अगर ग्राउंड स्टेट की बात की जाए कि जो लाइफ टाइम है इलेक्ट्रॉन का वो ग्राउंड स्टेट में क्या है, तो वो इनफाइनाइट होता है। ग्राउंड स्टेट में कितनी भी देर तक जो है वो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और थर्डली जो मेटास्टेबल स्टेट है जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो उसकी बात की जाए तो उसका जो आपके पास आंसर है वो एक्सपोनेंट -3 सेकेंड। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इससे रिलेटेड तीनों अगर सवाल आते हैं तो आपको तमाम जो उसके आंसर्स हैं वो पता होंगे। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 40 द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र प्रोडक्शन इज़, उसी चैप्टर का सवाल है। तो इसमें पूछा गया द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र प्रोडक्शन इज़, तो लेज़र का जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है इसका फुल फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल है लेज़र प्रोडक्शन का वो क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन है। तो ऑप्शन नंबर B स्टिमुलेटेड एमिशन इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये जो मिसप्रिंट हो गया गलती से, सॉरी। तो इसके अंदर क्या है, दोनों ऑप्शन स्टिमुलेटेड एमिशन, 1 ऑप्शन भी वही है
और सेकंड ऑप्शन भी यही है, तो इसका जो राइट आंसर है बहरहाल वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। फिर हमारा 41 MCQ नंबर 41 जो है उसकी जानिब हम लोग बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज़। तो भाई रेडियस, इस रेशियो में बताना है थर्ड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट का आपने जो रेडियस का रेशियो है वो बताना है। तो ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो MCQ नंबर 41 जो है आपके पास, MCQ नंबर 41 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। MCQ 41 में आपने रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब कि थर्ड और फर्स्ट का आपने रेशियो बताना है। तो उसका जो फार्मूला है वो है RN इज़ इक्वल टू N² R1। तो ये इसका जो आपके पास फार्मूला है। तो बात हो रही है थर्ड ऑर्बिट की, तो यहाँ पर हम R3 लिख देते हैं और थर्ड ऑर्बिट का रेशियो करना है तो n जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। और बाकी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है R1 से। तो हमने रेशियो किसका बताना है, हमने ये देखिए तो फार्मूला हो गया ना। और थर्ड का किसके साथ रेशियो करना है, R1 के साथ। तो रेशियो में हम लोग नीचे क्या लिख देते हैं R1, तो R1 और R1 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और जब हम लोग इसके जो ब्रैकेट है उसको खोलेंगे, स्क्वायर को खोलेंगे, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 3 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो उसका आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 9/1, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9:1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। बस बॉक्स पता नहीं वैसे क्यों नहीं सही बनते तो MCQ नंबर 41 का जो आपके पास राइट आंसर है वो है 9:1। जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास वो इसका राइट आंसर है। हम लोग बढ़ते हैं अपने MCQ नंबर 42 की जानिब। लिखा है इफ़ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी इज़ डिक्रीज्ड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ कि टेम्परेचर का ये है कि अगर कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जितना ज़्यादा डिक्रीज़ होता है उतना ही अच्छा है, और जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता है तो उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कोल्ड बॉडी का मज़ीद जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो कार्नोट इंजन की डेफिशिएंसी है वो क्या होगी, वो होगी इंक्रीज़। तो ये हमारे पास था MCQ नंबर 42 का आपके पास आंसर था। तो MCQ नंबर 43 की जाने बढ़ते हैं। तो MCQ नंबर 3 में लिखा है द मेथड ऑफ फाइंडिंग द एज ऑफ स्पेसिमेन बाय C14 इज़ कॉल्ड। तो भाई जो एज ऑफ स्पेसिमेन कार्बन 14 से हम लोग जो देखते हैं तो वो कैसे हम लोग देख सकते हैं, कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं एज को किसी भी स्पेसिमेन के। तो ऑप्शन आपके पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, रेडियो कार्बन डेटिंग, हाफ लाइफ या रेडियोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है वो है आपके पास रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग के ज़रिए हम लोग जो है किसी भी स्पेसिमेन की एज को फाइंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 44। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग दिस रेडियो आइसोटोप। अच्छा, जो हमारी बॉडी के अंदर, इंसानी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके हम लोग रेट को, मतलब वो किस रफ्तार से वो जो है ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, वो हम लोग किस रेडियो आइसोटोप से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग जो है सोडियम से उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो Na सोडियम इज़ द राइट आंसर। हमारे पास आता है MCQ नंबर 45। तो MCQ नंबर 45 में लिखा है द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज़। तो भाई जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका आपने फार्मूला सिंपल बताना है। तो सिंपली भाई इसको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो है 3/2 RT। 3/2 RT जो है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है कि इज़ इक्वल टू 3/2 RT। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की जानिब। तो 46 में बोला गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कंटेन्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के पास क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ओनली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड है बोथ फ्री एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, या फोर्थ नाइदर फ्री नॉर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है उसके पास बोथ फ्री एंड बाउंडेड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं किसके पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के पास। फिर आता है हमारे पास MCQ नंबर 47। द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड इज़ कॉल्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है डायोड के पास उसको क्या बोलते हैं, तो उस एप्लीकेशन को हम लोग बायसिंग बोलते हैं। जो हम डायोड के उसके अक्रॉस जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बायसिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर ऑफ MCQ नंबर 47।
फिर आता है हमारे पास MCQ नंबर 48। MCQ नंबर 48 है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय PV डायग्राम ऑफ अ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट। तो जो एरिया होता है PV डायग्राम का कार्नोट साइकिल का, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखिएगा वो जो है वो यूज़फुल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 49। तो MCQ नंबर 49 है हमारे पास, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो जो मतलब कि काफ़ी ये चारों ऑप्शंस हैं, तो उसमें ये हमें बताया जा रहा है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो किन किन चीज़ों पर, सॉरी किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जिस पर वो जो कैपेसिटेंस है वो नहीं डिपेंड करता, वो हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, तो हम लोग MCQ नंबर 49 की जानिब बढ़ते हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फार्मूला देख लेते हैं कि AC इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो ये इसका फार्मूला है। तो याद रखिएगा जो कैपेसिटेंस है वो एरिया पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, मीडियम पर भी डिपेंड करता है और जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक ऑप्शन ऐसा है जिसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो वो क्या है, नेचर ऑफ प्लेट्स। तो नेचर पर जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो बिल्कुल भी वो है, मतलब कि बिल्कुल भी इन्सार नहीं करता, बिलोंग नहीं करता। उसका राइट आंसर होगा वो होगा नेचर ऑफ प्लेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपके पास जो राइट आंसर है वो है नेचर ऑफ प्लेट्स। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब बढ़ते हैं, MCQ नंबर 50 की जानिब। तो 3 कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफेराड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज़, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट इज़। तो भाई 3 कैपेसिटर्स आपको दिए हैं और वो 3 माइक्रोफेराड के हैं और वो तीनों जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो आए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो ये आपके पास जो है वो है MCQ नंबर 50 का ताल्लुक है आपका MCQ नंबर 50 से। तो हमें भाई कंडीशन ये गिवन है कि जो 3 कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट है। सीरीज़ के लिए क्या होता है, इक्विवेलेंस कैपेसिटर क्या होता है, 1/C इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये कंडीशन आपको गिवन है। तो इसमें क्या बोले, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो तीनों जो कैपेसिटर्स हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 3 माइक्रोफेराड के हैं। तो तीनों को हमने क्या कर दिया, 3 से ये भी C2 की जगह भी हमने 3 लिख दिया एंड जो C3 है उस जगह भी हमने 3 लिख दिया। जब LCM लेते हैं तो ये जो नीचे वाला 3 है ये एज इट इज़ आ जाएगा और 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उसका जो राइट आंसर होगा, ये दोनों कट जाएंगे तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है आपके पास वो है 1। तो अभी हमने सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जो हमारे पास आया वो आया 1 माइक्रोफेराड। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने MCQ नंबर 51 की जानिब। तो MCQ नंबर 51 में हमसे पूछा गया है, 2 इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम आर हेल्ड 1 मीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो भाई ये बोला कि 2 इक्वल चार्जेस हैं और वो कितने के हैं, दोनों जो है वो 1 कूलम के हैं और दोनों 1 मीटर अपार्ट जो है वो रखे गए हैं। तो आपने ये बताना है कि दोनों जो है वो कितनी मैग्नीट्यूड की जो फोर्स है वो एक्सर्ट करेंगे। तो इसका जो फार्मूला है आपको पता होगा, F = K Q1 Q2/R²। अच्छा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको रजिस्टर पर लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पर समझाता हूँ। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फोर्स का फार्मूला है, ये MCQ नंबर 51 था। तो फोर्स का फार्मूला जो आपके पास होता है F = K Q1 Q2/R²। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर जो हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि आपके पास देखिए K की तो ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ पर कूलम क्या गिवन है, दोनों जो चार्जेस हैं वो 1 कूलम है। तो दोनों चार्जेस जगह हमने 1 लिख दिया और जो डिस्टेंस है वो भी 1 है हमारे पास। तो 1 का स्क्वायर का होता है 1 आता है। तो ये पूरी जो है ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसका मतलब क्या होगा कि ये पूरी वैल्यू ये 1 आ जाएगी। तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो F जो बराबर हो गया वो K के बराबर हो गया। अब K जो है वो K की वैल्यू क्या होती है, तो K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 9 एक्सपोनेंट 9 वैल्यू होती है। तो आपके पास जो राइट आंसर है इसका वो है 9 एक्सपोनेंट 9 इज़ द राइट आंसर। तो MCQ नंबर 51 का जो आपके पास राइट आंसर है वो है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग MCQ की जाने बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा है दैट कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ लेमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस। तो जो कोर ऑफ ट्रांसफार्मर वो जो लेमिनेटेड किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि जो एडी करंट है उसके लॉस को कम किया जाए
तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है एडी करंट इज़ द राइट आंसर। फिर आता है हमारे पास MCQ नंबर 53, टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ। तो ये टेस्ला जो है वो किस चीज़ का यूनिट है? 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, टॉर्क या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो भाई आपके पास जो राइट आंसर है इसका वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ द राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं हम लोग MCQ नंबर 54 की जानिब। इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो भाई आप ये बात याद रखिएगा कि जो एंट्रोपी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या गिवन है कि आइसोथर्मल है ये, ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि जहाँ जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो एंट्रोपी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो एंट्रोपी है वो याद रखिएगा कि हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इसका जो राइट आंसर है कि द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास रिमेन्स कांस्टेंट इज़ द राइट आंसर। फिर MCQ नंबर 55 है आपके पास। MCQ नंबर 55 में ये लिखा है, 2 स्टीम इंजन्स A and B हैव देयर सोर्सेज एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देयर सिंक्स एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भाई पूरा एक सवाल है, ये आपको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा, तो MCQ नंबर हमारे पास जो 55 है उसके अंदर हमें 2 कंडीशंस दिए हैं, 2 स्टीम इंजन्स दिए हैं। एक स्टीम इंजन है A और दूसरा स्टीम इंजन जो है वो B है। फर्स्ट स्टीम इंजन जो है उसकी जो आपने एफिशिएंसी वो दी गई है, फर्स्ट तो 600 दी है एंड देन 300 दी है स्टीम इंजन A की जब बात की जाए, और दूसरे वाले की बात की जाए तो एक बारी 400 दी है और दूसरी बार 200 दिया है। तो इसका जो एफिशिएंसी मालूम करने का जो इसका फार्मूला होता है वो होता है E इज़ इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस T1 होता है ना, ये देखिए T2 माइनस T1 होता है, ये फार्मूला होता है। और अगेन इसके लिए भी सेम फार्मूला ही इस्तेमाल होगा, बीच में हम लाइन बना देते हैं। तो क्या होगा, E इज़ इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। तो जो यहाँ पे आपके पास आता है यहाँ पर भी सेम टू सेम यही आएगा, E इज़ इक्वल टू 1 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई इस पूरे को सॉल्व किया तो आपके पास क्या आंसर आएगा? इस पूरे को आपने अगर सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आएगा 0.5 बाकी मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको अगर सॉल्व किया तो सेम वही आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो फिर जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये जो एफिशिएंसी आती है आपके पास ये क्या आती है, 50% आती है। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ की एफिशिएंसी भी जो आपके पास 50% आएगी। तो ये बात क्लियर है कि जो दोनों केसेस हैं, दोनों की जो दोनों स्टीम इंजन हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है, वो एकदम सेम होगी। अच्छा, तो हमने देखा कि जो दोनों स्टीम इंजन्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो दोनों की सेम आई है, 50% आई है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि दे आर इक्वली एफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर A है आपके पास, वो इसका राइट आंसर है। फिर आपके पास आता है, अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ एमीटर, वोल्ट मीटर एंड ओहम मीटर इज़ कॉल्ड। तो ऐसे डिवाइस जो एमीटर, वोल्ट मीटर, ओहम मीटर पर कंसिस्ट की जाए तो उस डिवाइस को याद रखिएगा, उस डिवाइस को मल्टीमीटर कहा जाता है। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो AVO मीटर भी कहा जाता है। इसको A से एम मीटर, V से वोल्ट मीटर एंड O से ओहम मीटर, तो AVO मीटर भी कहा जाता है, और बाकी मल्टीमीटर भी इसको कहा जाता है। तो 57 की जाने बढ़ते हैं। एक्स रेज आर प्रोड्यूस इफ़ हैवियर एटम्स आर बम्बार्डेड बाय। जो एक्स रेज हैं वो तब प्रोड्यूस होती हैं तब जब किस चीज़ के जो हैवियर एटम्स हैं उनको बम्बार्डेड किया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो एक्स रेज हैं तब प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स के हैवियर एटम्स को बम्बार्डेड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 में हमारे पास लिखा है, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़। तो भाई रेडियस जो है फर्स्ट ऑर्बिट का
वो आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिटल रेडियस है वो क्या होता है। तो याद रखिए कि अगर तो एंगस्ट्रॉम में आपको गिवन हो तो एंगस्ट्रॉम में क्या होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो है यहाँ पर नैनोमीटर में जो है आंसर आपने लाना है, तो अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो फिर जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.053 नैनोमीटर। तो ये आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर आएगा। लेकिन ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यूनिट्स का खास ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास नैनोमीटर ऑप्शन में नहीं होता, अगर एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो अगर एंगस्ट्रॉम हुआ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम आपके पास आएगा। फिर एमसीक्यू नंबर 59 है, एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल्स विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट इज़ नोन एज। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कहा जाता है, इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पोटेंशियोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिर आता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 60, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is to be held motionless between two parallel and horizontal charge plates. The electric field intensity between the plates will be। अच्छा भाई, जो ये साफ सीधी बात है, बस सिंपल आपको फार्मूला बताऊँ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका आपसे फार्मूला पूछा गया है। तो भाई सिंपली जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका ये फार्मूला होता है वो mg/q होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये फार्मूला आता कैसे है। तो आए हम अपनी जो रजिस्टर है उसकी जानिब बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि mg/q जो है वो आता कैसे है। कभी होता है ना कि इंसान भूल जाता है, तो आपको इस बारे में तरीका आएगा, तो आप इसको आसानी के साथ फाइंड भी कर लेंगे। तो जैसे आपको पता है कि जो फोर्स है उसका जो फार्मूला आपके पास होता है, सिंपल फार्मूला जो है वो होता है mg होता है। तो और जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, फोर्स जो है वो EQ के बराबर होता है। तो फोर्स जगह हम लोग क्या लिख देंगे, EQ लिख देंगे, और बाकी mg जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि जो Q है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, जो E है वो एज इट इज़ रह जाएगा, बाकी E इज़ इक्वल टू mg/q। तो ये देखें, ये जो आपके पास है ये आंसर आ गया इसका, कि ये जो पूरा जो फार्मूला है उसका इसका आंसर क्या आता है, E इज़ इक्वल टू mg/q। तो mg/q इज़ द राइट आंसर। अच्छा, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 61 की जानिब, और एमसीक्यू नंबर 61 में लिखा है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन अ रजिस्टर इज़। तो एनर्जी डिसिपेटेड का जो फार्मूला होता है वो सिंपली क्या होता है, E इज़ इक्वल टू I²RT। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो I²RT जो है उसका फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके पास वो आपके पास राइट आंसर है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको मेरी थोड़ी एनर्जी आपको कम लग रही है तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरा जो गला है उसमें मैंने आपको पहले गुज़श्ता वीडियोज़ में बताया है कि मेरी जो तबीयत है काफ़ी ख़राब है। तो गला जो है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है और मेरे से पानी पीना भी बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल मतलब गले के अंदर ज़ख़म बन चुके हैं, बात भी मेरे से नहीं हो रही, बोला भी नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो है लेक्चर जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसकी नीड थी। तो लाजमी आप अपने टीचर के लिए दुआ भी करें कि जो अल्लाह है जल्द मुझे ठीक करें। तो अगर आपको थोड़ी इसमें एनर्जी कम लग रही हो तो उसका रीज़न यही है कि मेरे गले में एक तो इन्फेक्शन है और उसके अलावा जो है वो मुझे हाई फीवर भी है। इस वजह से जो एनर्जी है वो थोड़ी आपको कम नज़र आ रही होगी। तो खैर जो भी है, हम लोग बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 62 की जानिब। तो लिखा है अ बैटरी ऑफ EMF E हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस R। एक बैटरी है, उसका EMF जो है वो E है और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r। इफ़ करंट I इज़ ड्रॉन फ्रॉम इट देन इट्स टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप इज़ गिवन बाय। तो भाई ये जो है साफ सीधा एक जो उसका जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला है इन केस ऑफ EMF। अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के केस में देखा जाए तो जो वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला जो आपके पास होता है वो होता है V इज़ इक्वल टू E माइनस IR। जो मैंने आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके अंदर मैंने आपको इसके दरमियान जो है वो डेरिवेशन करवाई थी। और डेरिवेशन क्या थी कि डेरिवेशन विच शोज़ अ रिलेशन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो मैंने आपको करवाई थी। आप जाके जो शॉर्ट टारगेट पेपर है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वाला वो जाकर देखते हैं, जिसके अंदर हमने जो आंसर जो ड्राइव किया था वो एंड में आंसर यही आया था कि V इज़ इक्वल टू E माइनस IR। तो जो आपके पास जो राइट आंसर है इसका वो यही है, ऑप्शन नंबर 1 V इज़ इक्वल टू E माइनस IR इज़ द राइट आंसर।
तो हम लोग बढ़ते हैं अपने MCQ नंबर 63 की जानिब। और 63 में लिखा है PN जंक्शन डायोड वर्क्स एज एन इंसुलेटर इफ़ कनेक्टेड। तो जो PN जंक्शन डायोड है वो एज एन इंसुलेटर कब जो है वो वर्क करता है, कब काम करता है एज एन इंसुलेटर। तो ऑप्शन नंबर A टू AC सोर्स, ऑप्शन B इन फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन C इन रिवर्स बायस, या ऑप्शन D ऑल ऑफ दीज। तो याद रखिएगा जो MCQ नंबर 63 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C इन रिवर्स बायस। जब हम लोग जो PN जंक्शन डायोड है उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो वो जो PN जंक्शन डायोड है वो एज एन इंसुलेटर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं MCQ नंबर 64 की जानिब कि एमिटर बेस्ड जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस्ड इन। तो एमिटर बेस्ड जंक्शन जो है वो किस चीज़ के अंदर फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, नाइदर PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो NPN ट्रांजिस्टर बिल्कुल भी NPN ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड बायस होता है। एंड देन हमारे पास ऑप्शन आता है PNP ट्रांजिस्टर। तो PNP ट्रांजिस्टर में भी जो एमिटर बेस्ड जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो राइट आंसर है वो है लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, बोथ PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर। तो ये जो है आपके पास ये इसका राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 65। तो MCQ नंबर 65 में लिखा है इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द स्कैटर्ड फोटोन हैज़ अ। तो जो कॉम्पटन्स जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है उसके जो फोटोन स्कैटर्ड हो जाता है उसका क्या होता है, जो याद रखिएगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंसिडेंट फोटोन से लेस होती है। मैं आपको अगेन बता दूं कि कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंसिडेंट फोटोन से कम होती है। तो आप यहाँ पर खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आपने सही सोचा, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, फ्रीक्वेंसी लेस देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब। नेक्स्ट MCQ है इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है गैस की वो क्या हो जाती है। तो याद रखिएगा जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है वो ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी हीट जो है वो ना अंदर जा सकती है और ना ही कोई हीट जो है वो बाहर आ सकती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है तो उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड करता है, जबकि जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो जो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, डिक्रीज इज़ द राइट आंसर। फिर MCQ नंबर 67 है कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स विद अ फिक्स्ड सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इन विच moving coil galvanometer make the magnetic field। तो भाई जो कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स होते हैं तो इसके जो मूविंग जो कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियल होती है। बिल्कुल जो है वो रेडियल होती है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल होती है। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। तो MCQ नंबर 68 व्हेन द कंडीशन R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 इज सेटिस्फाइड इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो याद रखिएगा कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है पूरी डेरिवेशन जो हमने की थी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, तो उसके अंदर यही हमारे पास जो एंड रिजल्ट आता है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो उसमें लिखा है द करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम। तो जब ये वाला पूरा हमारे पास आ जाता है तो जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट होता है वो क्या बन जाता है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। जो हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो आता ही तब है जब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर A जो है राइट आंसर है, ज़ीरो इज़ द राइट आंसर। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने MCQ नंबर 69 की जानिब। तो यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें से कौन सा जो है वो हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है। तो वो आपके पास चार ऑप्शन है, वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर या मोटर। तो उसके अंदर जो आपके पास हाई रेजिस्टेंस जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपके पास इन चारों में से अगर देखा जाए तो वोल्ट मीटर जो है वो सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 70 है, बच्चों वाला सवाल है ये। इन दिस प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। अभी मैंने आपको 2-3 MCQs पहले ही मैंने आपको बताया कि एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है। तो एडियाबैटिक का मतलब ये होता है कि कोई भी हीट जो है ना वो एंटर कर सकती है और ना ही हीट जो है वो लीव कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास वो है एडियाबैटिक इज़ द राइट आंसर। तो MCQ नंबर 70 हमारा हो गया। MCQ नंबर 71 की जाने बढ़ते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू इट्स फर्स्ट ऑर्बिट in the hydrogen atom, the line spectrum obtained
बिलोंग्स टू, भाई जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर जाकर फॉल करता है तो जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कौन सा इसके अंदर ऑब्टेन होता है। तो याद रखिएगा कि इसके अंदर जो होता है वो लाइमन सीरीज़ जो है वो ऑब्टेन होता है। जब भी बात की जाए थर्ड से फर्स्ट पे इलेक्ट्रॉन का फॉल होना तो उसके जो आपके पास राइट आंसर होगा वो होगा लाइमन सीरीज इज़ द राइट आंसर। फिर है हमारे पास MCQ नंबर 72, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज़ इन द रीजन। तो जो वेवलेंथ होती है एक्स रे की वो कौन से रीजन में होती है। तो बस सिंपली आपने जो है इसको रट्टा लगाना है, याद करना है। तो वेवलेंथ जो एक्स रे की होती है वो होती है 0.1 नैनोमीटर टू 1.0 नैनोमीटर। तो उसका जो राइट आंसर है वो जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास 0.1 nm टू 1.0 nm, तो यही आपके पास जो है इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, हीट की एनर्जी कैंट बी मेजर इन। तो हीट एनर्जी जो है वो किस चीज़ में मेजर नहीं की जाती। तो याद रखिएगा जो हीट एनर्जी है वो कोई टेम्परेचर नहीं है बल्कि एक तरह से एनर्जी है। तो एनर्जी जो है वो किस चीज़ में कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो आपको पता होगा कि जो केल्विन है वो टेम्परेचर का यूनिट है। तो टेम्परेचर और एनर्जी में फ़र्क होता है, तो इसका मतलब ये साफ सीधा ये है कि जो हीट एनर्जी है वो केल्विन में कभी भी मेजर नहीं की जा सकती। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 74, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलोस्फीयर इज़ गिवन बाय। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो होलोस्फीयर के अंदर वो कितनी होती है, या उसका जो फार्मूला है वो क्या होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो होलोस्फीयर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं पाए जाते, वो नहीं रिसाइड कर सकते। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसका होना भी नामुमकिन है। तो उसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है 0 इज़ द राइट आंसर। फिर पढ़ते हैं MCQ नंबर 75 की जानिब। तो MCQ नंबर 75 में लिखा है, द पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इज़। अच्छा, जो न्यूट्रॉन है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो ऐसे न्यूट्रॉन का पाथ क्या होगा। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी जो न्यूट्रॉन है वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड तो उसका जो आंसर है वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब आप बोलेंगे सर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या उस न्यूट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड को असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पास में पढ़ा है कि अगर कोई भी न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है तो वो क्या है वो गोल दायरे में घूमने लग जाता है। तो इसके अंदर जो है इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ पर लिखा है परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, अगर परपेंडिकुलरली आ जाए तो परपेंडिकुलरली में हाँ भाई कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करती और जो न्यूट्रॉन है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। फिर हमारे पास है MCQ नंबर 76, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज़। तो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है म्यूचुअल इंडक्शन की वो क्या है, मतलब कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है कौन सा ऐसी डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन को जो है वो फुलफ़िल करती है या म्यूचुअल इंडक्शन का काम करती है। तो याद रखिएगा वो डिवाइस जो है वो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो है वो एज एन म्यूचुअल इंडक्शन काम करता है। फिर आता है हमारे पास MCQ नंबर 77, इफ़ लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज़ इंक्रीज्ड। अच्छा, जो पोटेंशियोमीटर है अगर उसकी जो वायर है उसकी लेंथ को अगर बढ़ा दिया जाए तो एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नल पॉइंट। तो जो एक्यूरेसी है नल पॉइंट की डिटर्मिनेशन में वो क्या हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि वो जो नल पॉइंट की जो डिटर्मिनेशन की एक्यूरेसी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो लेंथ है और उसका एक्यूरेसी से बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो डिटर्मिनेशन ऑफ नल पॉइंट की जो एक्यूरेसी है वो भी आपके पास बढ़ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। तो फिर जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है MCQ नंबर 78। तो MCQ नंबर 78 में कहा जा रहा है कि मीटर ब्रिज इज़ यूज टू मेजर। तो जो मीटर ब्रिज है वो किस चीज़ को मेजर करने के काम आता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर A करंट, ऑप्शन नंबर B वोल्टेज, ऑप्शन नंबर C रेजिस्टेंस या ऑप्शन नंबर D कैपेसिटेंस। तो याद रखिएगा जो मीटर ब्रिज होता है वो रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर।
फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 79, एज टाइम पासिस द रेट ऑफ डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है तो किसी भी एलिमेंट का जो डिके होने का रेट है या टाइम है वो क्या होता है, वो कम से कम होता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या होगा, डिक्रीज इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 80। MCQ नंबर 80 में लिखा जा रहा है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स रियोस्टैट कैन बी लार्जली यूज्ड एज द। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर जो रियोस्टैट है वो ज़्यादातर किस काम के लिए यूज़ होता है। तो वो जो रियोस्टैट जो है, मैं बगैर जो ऑप्शंस पढ़े आपको बता रहा हूँ। तो रियोस्टैट का जो काम होता है वो पोटेंशियल को डिवाइड करना होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिवाइड करना होता है या वोल्टेज को डिवाइड करना होता है। तो उसका आपके पास राइट आंसर क्या होगा, वो होगा पोटेंशियल डिवाइडर। तो जो रियोस्टैट का काम होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडर का काम होता है। फिर MCQ नंबर 81 है, डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस। तो इसके अंदर ये है कि जो दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं उसकी जो आपने सेपरेशन है वो आपने डिक्रीज़ कर देनी है बाय 1/2 कॉज द रिपल्सिव फोर्स टू बिकम। और जो सेपरेशन है उसको आपने बाय 1/2 आपने क्या करना है, आपने उसको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है 1/2। तो जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, तो ये सॉल्व करवाने वाला क्वेश्चन है। तो आए मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ। हम लोग जो है वो MCQ नंबर 81 कर रहे थे। MCQ नंबर 81 में जैसे कि आपको पता है कि जो फोर्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो ये आपके पास जो है फोर्स का फार्मूला है। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि डिस्टेंस है उसको क्या आपने हाफ़ कर देना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 जो है एज इट इज़ आ जाएगा। और इसका जो ये डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आपके पास हाफ़ हो जाएगा। लेकिन ये जो हाफ़ हुआ, लेकिन इसके ऊपर जो R के ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। जब हम इसको मज़ीद खोलेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर क्या आएगा, फाइनली जो इसका आंसर आएगा वो है F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसको ऊपर लाएंगे, ये देखो के Q1 जो है, Q2 ये तो कांस्टेंट है, जब इसको 4 को ऊपर लाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, यहाँ से आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 4 फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो पूरा सॉल्व किया तो यहाँ पर आंसर क्या है, हमारे पास 4 आंसर आया है। तो MCQ नंबर जो 81 है वो हमने अभी सॉल्व किया और उसका आंसर हमारे पास आता है 4 फोल्ड। फिर MCQ नंबर 82 है, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज़ इफ़ एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल इज़ डबल्ड एंड लेंथ इज़ हाफ। यहाँ पे एरिया नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, लेंथ होगा यहाँ पे। तो लिखा है कि जो एरिया है अगर वो क्रॉस सेक्शन का मटेरियल का डबल हो जाता है और जो लेंथ है वो हाफ़ हो जाती है, तो जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये भी आपने बल्कि सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं, क्योंकि जो आप बता दूं मैं आपको कि रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर चूँकि ये जो रेजिस्टिविटी का फार्मूला है उसके अंदर एरिया भी आता है, लेंथ भी आता है, लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी है ये इस पर इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो आप भले एरिया को डबल कर दें या लेंथ को जितना मर्ज़ी कर दें, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तो जो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है वो क्या रहेगी, एकदम सेम रहेगी, क्योंकि वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका आपके पास राइट आंसर आएगा वो आएगा रिमेन सेम। तो ऑप्शन नंबर सी, रिमेन सेम इज़ द राइट आंसर ऑफ MCQ नंबर 82। हम लोग MCQ नंबर 83 की जानिब बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो जो भाई ड्रिफ्ट स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, तो ये सिंपली बस आपने याद रखना है, आपने बस इसको जनिशी रखना है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो है आपके पास 0.01 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ आपने याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 84 है, दिस इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। तो कौन सी ऐसी चीज़ है इनमें से जो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा जाए तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर EMF देखा जाए ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखा जाए ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बच जाता है जो कि स्केलर क्वांटिटी नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, EMF और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैं ये तीनों जो हैं स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो एक ही हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी नहीं है बल्कि वेक्टर क्वांटिटी है।
और ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है आपके पास वो है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए जो आपका राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो MCQ नंबर 85 है हमारे पास, जूल पर कूलम्ब इस। तो जूल पर कूलम्ब को हम लोग क्या कहते हैं? तो जूल पर कूलम्ब आपको अगर फार्मूला पता होगा तो जूल पर कूलम्ब जो है वो किसका फार्मूला है? तो वो वोल्टेज का फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको पता है V=J/Q लिखते हैं। तो जूल पर कूलम्ब आगे पास जो है वो वोल्ट का आगे पास फार्मूला है, तो वोल्ट इज़ द राइट आंसर। फिर आता है हमारे पास MCQ नंबर 86, द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो 1 कूलम में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी चीज़, इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है, कोई सॉल्व करने वाली चीज़ नहीं है, ये भी जस्ट आपने याद रखना है, ये याद रखने के लिए बातें होती हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम में जो होते हैं वो होते हैं 6.25 एक्सपोनेंट 18 जो है अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। फिर देखते हैं MCQ नंबर 87, द रिलेशन रिप्रेजेंट। अच्छा, ये जो है आपके पास ये मिसप्रिंट हुआ है। हाँ जी, ये जो है आपके पास मिसप्रिंट हुआ है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये रिलेशन आगे लिखा होना चाहिए था, लेकिन ये मिसप्रिंट हो गया, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास है MCQ नंबर 88। अच्छा, जो हमारे पास MCQ नंबर 88 है, ये यहाँ पर लिखा है रजिस्टर्स ऑफ 35, 5 ओहम एंड 7 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स हैं आपके पास 35 ओहम का, 5 एंड 7 ओहम के, और वो तीनों रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर लिखा है, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओहम रजिस्टर इज 6 वोल्ट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7 ओहम रजिस्टर विल बी। अच्छा, अगर जो हमारे पास जो 5 ओहम का रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो आगे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है, तो जो आगे पास 7 ओहम का रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? अब देखने में तो ये सवाल जो है ये काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बेस करता है। तो अगर जो रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल लगे हों, अगर पैरेलल लगे होते हैं तो एक चीज़ जो है आपके पास वो ये आपने अंडरस्टूड रखनी है कि अगर रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल अगर आपके पास कनेक्टेड हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज जो है वो हर एक रजिस्टर के दरमियान सेम रहता है। तो अगर 5 ओहम रजिस्टर के पास अगर 6 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 7 ओहम रजिस्टर है उसके पास भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट्स ही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो B है आपके पास 6 वोल्ट्स इज़ द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको इसकी सारी जो है वो समझ आ गई होगी। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने MCQ नंबर 89 की जानिब। तो MCQ नंबर 89 में लिखा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m। तो भाई ये जो आपके पास जाहिर सी बात है ये एक स्पीड की आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो उसको किस में मेजर किया जाता है? तो ये आपके पास एक फार्मूला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास जो वेरी फर्स्ट जो आंसर है V=2VE/√2VE/m। तो ये इसका आपके पास फार्मूला होता है, तो यही आपके पास जो है वो राइट आंसर है। फिर हमारे पास MCQ नंबर 90 है। MCQ नंबर 90 में लिखा है इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो हमारे पास स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर क्या होता है, जो सेकेंडरी वाला होता है वो प्राइमरी से छोटा होता है। तो NP जो है वो इज़ ग्रेटर देन क्या है, NS। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास वो इसका राइट आंसर है। तो MCQ नंबर 91 जो है आपके पास उसमें लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द। तो रेजिस्टेंस का जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है R=ρL/A। तो मैं रजिस्टर में नहीं समझा रहा, छोटी सी बात है, मैं रजिस्टर की तरफ नहीं लेके जाऊँगा छोटी सी बात के लिए। तो आप गौर से सुने कि रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वो होता है ρL/A होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, L/A है तो लेंथ पर भी डिपेंड करती है और एरिया पर भी डिपेंड करती है। तो ऐसी चीज़ जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करती तो वो होती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पर जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, जितना मर्जी इलेक्ट्रिक करंट दे दिया जाए तो रेजिस्टेंस जो होती है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर D इलेक्ट्रिक करंट इज़ द राइट आंसर। फिर हम लोग बढ़ते हैं MCQ नंबर 92 की जानिब। तो MCQ नंबर 92 में लिखा है कि
The EMF of the combination of the three cells each of 2 volts connected in parallel will be। तो भाई फिर बात वही आ गई कि जो 3 सेल्स हैं वो जो कनेक्टेड हैं वो पैरेलल कनेक्टेड है, और उनके जो ईच सेल, हर एक सेल के अंदर जिनके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। अभी मैंने आपको कुछ MCQs पहले जो आपने एक MCQ किया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर पैरेलल जुड़े होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। तो अगर 2 वोल्ट्स के हैं इसका मतलब कि जो हर एक के अंदर जो तीनों सेल्स हैं उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम ही होगा। तो 2 वोल्ट्स इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब। 93 MCQ है 1 किलोवाट आवर एनर्जी इज़ इक्वल टू। तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है? तो याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो होती है वो होती है 36 एक्सपोनेंट 5 जूल के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं अपने MCQ नंबर 94 की जानिब। इस यहाँ पर लिखा है द स्पीड ऑफ अ कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इज़ इंक्रीज द इंड्यूस्ड EMF। लिखा है कि अगर कोई भी जो कंडक्टर है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो और उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर दी जाए उस कंडक्टर की जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड EMF है वो क्या, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि जब ये जो रफ़्तार जो है, स्पीड है वो मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ा दी जाएगी तो एज अ रिज़ल्ट जो इंड्यूस्ड EMF है वो भी आपके पास जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो स्पीड का EMF से जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने अगर स्पीड बढ़ाई तो EMF भी जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंक्रीज़ है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फिर हमारे पास आता है MCQ नंबर 95। When an AC generator is converted into DC generator, slip ring is replaced by। भाई जब जो AC जनरेटर है उसको हम DC जनरेटर में कन्वर्ट करते हैं तो स्लिप रिंग को किससे रिप्लेस किया जाता है? तो याद रखिएगा जो स्लिप रिंग है उसको स्प्लिट रिंग से जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। तो उसका राइट आंसर है स्प्लिट रिंग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फिर MCQ नंबर 36 की जाने बढ़ते हैं, सॉरी 96, मैं 36 बोल रहा हूँ, 96 की जाने बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4। तो इसका राइट आंसर जो है MCQ नंबर ऑप्शन नंबर डी है 4। तो ये दरअसल एक डेफिनेशन है जो आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ना विस्मैन बोल्ट्जमैन जो एक्सपेरिमेंट है, बोल्ट्जमैन एक्सपेरिमेंट के अंदर ये जो है जो उसकी स्टेटमेंट है कि जो एनर्जी होती है ब्लैक बॉडी की वो किसके बराबर होती है? वो 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर होती है। तो जो MCQ नंबर 96 है उसका राइट आंसर आपके पास वो है 4। फिर हमारे पास है MCQ नंबर 97। द प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सोर्सेज। तो ये भी बस आपने बात जो है वो अपने दिमाग में रखनी है, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने इसको याद रखना होगा कि डिके कांस्टेंट और हाफ़ लाइफ का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपके पास 0.693, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिर हमारे पास MCQ नंबर 98। इन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके N इज़ इक्वल टू N0। ये पूरा जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है। तो ये जो इसके अंदर जो आपके पास लैम्डा है, ये पूरे एक्सप्रेशन के जो लैम्डा आपके पास है, लैम्डा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो याद रखिएगा जो रेडियो एक्टिव डिके है उसके अंदर लैम्डा जो है वो डिके कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी डिके कांस्टेंट इज़ द राइट आंसर। फिर आता है हमारे पास सेकंड लास्ट MCQ नंबर 99। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन ये जो आयोडीन का है फार्मूला इज़ टेकन इन फूड मोस्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट इन द। तो भाई स्मॉल क्वांटिटी जो रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो बहुत ही कम मिकदार के अंदर हम जो फूड रोज़मर्रा खाते हैं उसके अंदर बहुत कम मिकदार के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है आयोडीन। तो वो सारा का सारा जो है वो किधर डिपॉजिट होता है? तो सारा का सारा जो आयोडीन है जो कि हम फूड के ज़रिए इनटेक करते हैं वो सारा जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो थायराइड ग्लैंड इज़ द राइट आंसर। फिर फाइनली जो हमारा MCQ नंबर 100 है
वो है इफ़ रेडियो एक्टिव कैल्शियम इज़ टेकन बाय मैन और एनिमल दिस परसेंटेज ऑफ इट डिपॉजिट्स इन द बोन्स ऑफ यंग वन। तो जो रेडियो एक्टिव कैल्शियम है अगर कोई भी अगर जानवर या इंसान जो है वो खाता है तो कितने परसेंट जो वो जो कैल्शियम होता है वो यंग वन की बोन्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो यंग वंस की अगर बात की जाए तो जो कैल्शियम होता है वो 90% जो है वो बोन्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो 90 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर जाकर जो हमारे 100 MCQs हैं वो ख़त्म होते हैं। मज़ीद मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मेरे जो गले में मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन है और मैं बहुत मुश्किल से बोल रहा था, बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए मैंने आपको ये 100 MCQs करवाए। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।